Hello everyone, my name is Simran and again welcome to my channel Legal Rook. Today we will be starting with the next topic, that is meaning and essentials of a promissory note under our series of Negotiable Instrument Act. So come, let's study. So before we start, I would like to request you to open your barracks so that you can properly understand the topic. Promissory note has been given under section 4 of your NI Act. NI Act के section 4 की journal reading जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है that promissory note is an instrument in writing and it is not a bank note or a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to the certain person or to the order of a certain person or to the bearer of an instrument. अभी ये सारी डेफिनेशन क्या कह रही है, हम इसे बाइफिकेट करेंगे और एक एक करके हम इसके एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे. सो जर्नली प्रोमिसरी नोट क्या होता है? इट इज अ प्रॉमिस और एन अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सैंपल है प्रोमिसरी नोट का, और जो प्रोमिसरी नोट है वो जो आपका डेटर है वो इसका मेकर होता है. सो अब जो डेटर है जिसने लोन को पे करना है उसको हम क्या कह देते हैं? मेकर. ठीक है, बिकॉज ही इज द वन हु मेक्स योर प्रोमिसरी नोट एंड ही इज द वन हु साइंस हेयर. ऑल राइट, सो दिस इज अ सैंपल ऑफ योर प्रोमिसरी नोट. Now comes the first essential, that is promissory note must be in writing and signed by the maker. अब जब हम लिखते हैं कि promissory note has to be in writing, writing कुछ भी हो सकती है, printed भी हो सकती है, typed भी हो सकती है. कोई भी particular form नहीं दिया गया है under your NI Act कि आपका promissory note बस इसी format में होना चाहिए. जब तक आपके promissory note में एक promise बनाया गया है वो enough है. अब इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ओरल प्रॉमिस टू पे बना रहे हो तो वो आपका वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है, वो आपका प्रॉमिसरी नोट ही नहीं होता. ठीक है, और एक और चीज एसेंशियल है, नेसेसरी है, दैट इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस. और कौन आपका प्रॉमिस बनाता है? जिसने लोन लिया होता है, डेटर या borrower. So this was your first essential. Second essential is there must be a promise or an undertaking to pay. और promise कैसा होना चाहिए? express होना चाहिए. जहां आपने सिर्फ mere acknowledgement बनाई है without any kind of a promise to pay, वो आपका valid promissory note नहीं होता. For example, कभी कभी suppose अगर A ने लोन लिया हुआ है और उसने एक रिसिप्ट क्रिएट की है इन फेवर ऑफ बी. अब इस रिसिप्ट में उसने एक्नॉलेज कर दिया कि मैं 10 लाख रुपए बी से ले रहा हूँ. ठीक है, तो ये मेयर एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है. जहां पे प्रॉमिस नहीं है वो प्रॉमिसरी नोट ही नहीं है. सो इफ ही साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म, आई प्रॉमिस टू पे टू बी और टू द ऑर्डर ₹500, तो यहाँ पर प्रॉमिस हुआ है. आई acknowledge myself to be indebted to B in ₹1000, तो यहाँ पे acknowledgement है, प्लस टू बी पेड ऑन डिमांड. तो यहाँ पे क्या है? एक प्रॉमिस भी किया गया है कि जब भी बी डिमांड करेगा तब उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा. सो इन बोथ द इलस्ट्रेशन देयर इज अ वैलिड प्रॉमिस एंड हेंस इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. तीसरी इलस्ट्रेशन देखते हैं. मिस्टर बी, आई ओ यू ₹1000. यहाँ पर क्या है? सिंपल एक्नॉलेजमेंट है, कोई भी प्रॉमिस नहीं है. आई हैव बोरोड ₹1000 फ्रॉम एक्स एंड आई am accountable to him for the same. तो यहाँ पर भी कोई प्रॉमिस नहीं है. और तीसरी है, I have received ₹1000 from X which have to be paid to him. तो यहाँ पर भी आप देखिए एक्नॉलेजमेंट ही है, कोई भी प्रॉमिस नहीं है. तो ये क्या है? कोई भी आपकी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड प्रॉमिस टू पे मस्ट बी यूज. आपको ये पर्टिकुलर टर्म हमेशा ही यूज नहीं करनी है, लेकिन अगर आपने ऐसी टर्म्स यूज करी हैं जिसमें इंडिकेट हो रहा है दैट देयर इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब प्रॉमिस बाय द मेकर टू मेक द पेमेंट, that is only sufficient, that is valid promissory note. So need not to include all these terms if your indication is right, that is there is an unconditional undertaking by the maker. Now we also have a very important landmark judgment with regards to this particular topic, that is Balmukan, Munalal, Pamjilal and others. In this particular case, the plaintiff sued the defendant to recover 1400 rupees और interest कितना था? 300 on the basis of a document जो हमने describe कर रखा था as a promissory note. और language क्या थी उस promissory note में? लिखा क्या था?
आगे रुपया 1400 रोकड़ी लिया, जिसका ब्याज दर 12 आने सैकड़ा देना, मांगे तब देना। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हम एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं प्लस हम प्रॉमिस भी कर रहे हैं। और हमें प्रॉमिस कैसे दिख रहा है, ऐसे तो लिखा नहीं है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इतना दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, मांगे तब देना, मतलब कि पेबल ऑन डिमांड। सो द एंडिंग वर्ड मांगे तब देना इन इंग्लिश मीन्स पेमेंट टू बी मेड व्हेन डिमांडेड। तो क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज आल्सो whether this document constitute merely an acknowledgement or it was a valid promissory note, कि ये acknowledgement ही इंक्लूड करता है या यहाँ पर कोई वैलिड प्रॉमिस भी हुआ है। सो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट इट वाज क्वाइट सिमिलर टू योर इलस्ट्रेशन बी टू सेक्शन 4। अगर आपने बेयरक्ट्स खोली है तो आप अपनी इलस्ट्रेशन बी पढ़ सकते हैं। उसमें भी क्या हुआ है, देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेप्टनेस इन a definite sum of money which was payable on demand। तो वहाँ पे acknowledgement तो है ही है, प्लस जब वहाँ पे टर्म यूज हुई है payable on demand, that means they have also made a valid promise that constituted a valid promissory note even though the debtor did not expressly promise to pay the amount। यहाँ पर अगर आप देखो इस केस में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं पैसे दे दूंगा, यहाँ पे सिर्फ टर्म यूज हुआ है मांगे तब देना। तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि उसने एक्नॉलेजमेंट भी की है और साथ ही साथ में प्रॉमिस भी किया है टू पे इट ऑन डिमांड। ऑलराइट, अगर सारे के सारे प्रॉमिसरी नोट में सारी एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो डेटर है उसने लोन ले रखा है फॉर योर सुपरफ्लुअस रीजंस। ठीक है, the last thing is the receipt and agreements are generally intended to be are not generally intended to be negotiable। receipts हमने पढ़ा है, एग्रीमेंट में भी merely acknowledgement होती है और इस acknowledgement के लिए ही हम इस पर्टिकुलर receipts को promissory note नहीं मानते हैं, क्योंकि promissory note क्या होते हैं, negotiable instrument होते हैं। ए के पास अगर promissory note है तो वो बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है। तो receipts में सिर्फ acknowledgement होती है और इसीलिए हम उसे promissory note नहीं मानते हैं। Serious embarrassment would be caused in commerce if negotiable net were cast too wide। अगर हम receipts और agreement जिसमें mere acknowledgement है उसको promissory note मान के चलेंगे तो वो बाद में जाकर negotiable instrument बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा confusion create करेंगे। इसीलिए हमने receipts और agreements को जिसमें mere acknowledgement to pay है हम उसे promissory note मान के नहीं चलते हैं। Now the third condition is the promise to pay must be unconditional। अगर आप promissory note में कोई भी promise बना रहे हो तो आप कभी भी साथ में कोई भी condition attach नहीं करोगे। So if the maker promises to pay on the fulfillment of some condition or on the happening of contingency। अब contingency का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कंडीशनल प्रॉमिस हो गया और अगर कंडीशनल प्रॉमिस आपके प्रॉमिसरी नोट में है तो वो आपका वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी इलस्ट्रेशंस हमें दी हुई हैं जहाँ पर कंडीशनल प्रॉमिस हम एक मेकर ने बनाया हुआ है। आई प्रॉमिस टू पे एक्स एट माई कन्वीनियंस। एट माई कन्वीनियंस मतलब जब भी मुझे टाइम लगेगा। तो ये क्या है, एक कंडीशनल प्रॉमिस है। इफ ही सप्लाइज मी गुड, इफ ही गोज टू बॉम्बे 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। तो ये क्या है, एक ही कंडीशंस है हमने अटैच कर रखी हैं और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डेथ। अगर इतनी ही स्टेटमेंट होती तो ये आपका वैलिड प्रोमिसरी नोट होता, लेकिन हम क्यों है ये वैलिड प्रोमिसरी नोट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ मनी टू पे दैट सम भी फिर से कंडीशन अटैच हो गई तो ये आपका फिर से प्रोमिसरी नोट नहीं है। अगर मैंने आपको कहा इतनी ही कंडीशन होती, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डेथ, तो इवन दो इट seems to you as a condition, but this condition will not be considered as a conditional promise। कैसे, if the amount is expressed to be payable after the expiry of a certain event। अब डेथ क्या है आपकी, certain event, after the occurrence of a specified event which is certain to happen। आपकी डेथ क्या है, it is certain to happen, although the timing of its happening आपको नहीं पता क्या समय पे या किस समय पे आपकी डेथ होगी, बट स्टिल आप इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को और ऑर्डर को कंडीशनल नहीं मान सकते हैं। हम इसे क्या मान के चलेंगे, डीम्ड अनकंडीशनल प्रॉमिस। अब एग्जांपल क्या है, आई प्रॉमिस टू पे एक्स ₹1000 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ जी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेथ इवन दो आप मान के चलोगे आपको टाइमिंग नहीं पता है कब आपकी डेथ होगी या कब जी की डेथ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अंडर सेक्शन 5 पैराग्राफ 2 ऑफ एनआई एक्ट इन्होंने क्लियर करा है कि डेथ क्या है, एक सर्टेन इवेंट है, और अगर ऐसी कंडीशंस आप अपने प्रोमिसरी नोट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तब हम उसे कंडीशनल प्रॉमिस मान के नहीं चल सकते, हम उसे अनकंडीशनल प्रॉमिस ही मान के चलेंगे। The promissory note is valid because it is not considered to be conditional. If the amount is payable on the happening of an event which may or may not take place, अगर वो क्या है, एक uncertain event है, contingency है, तो आप क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज ऑफ अ पर्सन और सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनल एंड दैट इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ promissory note. Now the fourth condition is the promise to pay must be in respect of money consideration only. अब यहाँ पर जो भी आप promise बन कर रहे हो to pay, तो वो promise कैसा होना चाहिए, to pay in money and not in kind, ठीक है, और any other things. और यहाँ पे the term only is also very important. So if the promise is not to pay money but to do something else, it would not be a valid promissory note. अब example क्या आ जाता है, a promise to deliver a radio set can not be considered as a प्रॉमिसरी नोट. अगर आप रेडियो सेट बोलोगे कि मैं डिलीवर कर दूंगा और उसको आप प्रॉमिसरी नोट मान के नहीं चल सकते, क्योंकि उससे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनता. आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1st जनवरी नेक्स्ट. अब यहाँ पे ब्लैक हॉर्स की एक तरीके से बात करी गई है, तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है ही नहीं, क्योंकि प्रॉमिस इज नॉट ओनली टू पे इन मनी ओनली बट ऑल्सो टू डू समथिंग एल्स, ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, जब कभी भी प्रॉमिस आप करते हो प्रॉमिसरी नोट में, दैट प्रॉमिस हैज टू बी फॉर अ कंसिडरेशन. अगर ए ने बी के फेवर में प्रॉमिस करा है अपने प्रॉमिसरी नोट में, प्रो नोट में, तो बी ने भी कुछ कंसिडरेशन ए को दी होगी. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल दिया होगा या तो कोई मनी दिया होगा, लोन दिया होगा, तभी वो एक प्रॉमिस अंडरटेक कर रहा है टू पे बी certain sum of money. Because an agreement without a consideration is void, ये आपने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है. If there are several joint promises, अगर A के साथ C और D ने भी, इन तीनों ने collectively promise बनाया है in favor of B and the consideration was received only by one of the promiser, और यहाँ पर consideration for example raw material सिर्फ ए को मिला है, it would be sufficient in so far as other promiser also. तो हम ये मान के चलेंगे कि C और D को भी consideration मिली हुई है, it is sufficient and all the promisers are bound by the promissory note. कल को C और D ये नहीं कह सकते कि हमको तो consideration में कुछ मिला ही नहीं था, इसलिए we are not bound by the promissory note. Now the fifth essential condition is certain sum. जो भी आप sum पे कर रहे हो that must be certain और definite. आइए illustration देखते हैं. I promise to pay ₹500, अगर यहाँ तक होता तो ये वैलिड होता, लेकिन साथ में एक कंडीशन क्या है, all other sums which shall be due to him. अब यहाँ पर ये क्या हो गया, जो अमाउंट है वो अनसर्टेन हो गया, इसीलिए ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है. I promise to pay B ₹500 first deducting thereout any money which he may owe to me. अब यहाँ पर भी क्या है, इस कंडीशन को ऐड करने से आपका जो अमाउंट है वो अनसर्टेन होगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको नहीं पता कि एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, तो इसीलिए हम क्या मान के चलेंगे कि ये आपका वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है. Now comes a very important section, that is section 5 paragraph 3. section 5 वैसे तो आपका bill of exchange के ऊपर है, लेकिन this is also applicable to section 4. ये क्या कहता है, the sum payable may be certain, आप उसको certain मान के चलोगे sum को, if it includes future interest or is payable at indicated rate of exchange or is according to the course of exchange, and although the instrument provides that on the default of a payment of an installment the balance unpaid shall become due. आइए इसको इंटरप्रिटेट करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉमिस किया है प्रॉमिसरी नोट में कि मैं 10,000 पे कर दूंगा, प्लस जो भी उस दिन पर, जिस दिन फॉर एग्जाम्पल मैंने पेमेंट करनी है 1 अप्रैल को जो भी आपका बैंक रेट होगा, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है. अब मुझे नहीं पता, सपोज मैंने प्रॉमिस किया है 31 जनवरी को,
ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि 1 अप्रैल को बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इन अ वे हम देखते हैं जो आपका सम पेबल है यहाँ पर वो अनसर्टेन हो रहा है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5 पैराग्राफ 3 हम इस सम को क्या मान के चलेंगे, डीम्ड टू बी सर्टेन। सिमिलरली यहाँ पर हमने रेट ऑफ एक्सचेंज की भी बात की है। अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ दैट आई प्रॉमिस टू पे 10,000 rupees plus the future rate of exchange which is going to be valid or which is going to be there on 1st April 2026, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी हम जो आपका सम है उसे सर्टेन मान के चलेंगे। अब यहाँ पर लास्ट जो हमने इंटरप्रिटेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, ए ने बनाया है बी के फेवर में, उसने कहा है कि मैं आपको 1 जनवरी को 10,000 रुपये दे दूंगा और सेकेंड इंस्टॉलमेंट करूंगा मैं आपको 1 फरवरी को जो कि 20,000 की होगी, और 1 मार्च को भी मैं आपको 20,000 की पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आपने ये कंडीशन डाल दी अपने प्रॉमिसरी नोट में दैट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड शैल बिकम ड्यू, तो यहाँ पर क्या है, इवन तो आपको नहीं पता है कि अब इसमें ये क्या कह रहा है कि सपोज ये कंडीशन डाल दी है तो ए ने 1 जनवरी को तो पेमेंट दे दी पर 1 फेब को नहीं दी, तो 1 फेब को द होल अमाउंट द होल ऑफ द बैलेंस शैल बिकम ड्यू, तो सारा का सारा सपोज 40,000 ही ड्यू हो जाएगा। तो हमें नहीं पता, शायद वो सारी इंस्टॉलमेंट्स दे दे, शायद वो पहली वाली भी ना दे, तो 1 जनवरी को कितना हो जाएगा, सारा का सारा अमाउंट 50,000 ड्यू हो जाएगा। तो इन अ वे देखा जाए तो ये भी अनसर्टेनिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेक्शन 5 पैराग्राफ 3 कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस भी अगर आप डाल दे रहे हो तब हम क्या मान के चलेंगे, उस सम को मान के चलेंगे दैट इज डीम्ड टू बी सर्टेन। Now the sixth feature, that is payee should be certain. So the payee may be mentioned by the name or designation. अब इसका रूलिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 5 पैराग्राफ 4 जो कहता है the person to whom it is clear that the direction is given or that the payment is to be made may be a certain person within the meaning of this section, and section 4 although he is misnamed or designated by description only. अब यहाँ पर section 5 पैराग्राफ 4 ये कहता है कि अगर मैं जिसके भी फेवर में मैं प्रोमिसरी नोट इशू कर रही हूँ उसकी डेजिग्नेशन भी लिख देती हूँ। सपोज मैंने सिमरन के फेवर पे प्रॉमिसरी नोट बनाया है लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिखा, उसकी डेजिग्नेशन लिख दी, फॉर एग्जांपल HOD ऑफ XYZ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ये जो आपका प्रॉमिसरी नोट है वो वैलिड होगा। ठीक है, ऑल्दो ही इज मिसनेम्ड। अब ये क्या है, अगर सपोज सिमरन का नाम लिखकर मैंने गलती से सिमरेन लिख दिया, बट यस जो आपका प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिसी है वो आइडेंटिफाइड है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तब ये भी क्या होगा, एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा। नाउ सेवेंथ एसेंशियल कंडीशन इज दैट अकॉर्डिंग टू द NI एक्ट इट इज पेबल टू द बेयरर और ऑर्डर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इस चीज के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, सपोज पेबल टू बी or to the order of a certain person, for example payable to the order of a B, तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है आपके ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट के, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। अब बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सपोज यहाँ पर कोई भी जो प्रॉमिसरी नोट का होल्डर होगा जिसके पास भी पोजेशन होगा हम उसको डेट ऑफ पेमेंट में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली तो आपका प्रॉमिसरी नोट दोनों हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है और ऑर्डर्ड भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन 31 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आपके प्रॉमिसरी नोट को एक कंडीशन में प्रोहिबिट करता है, दैट इज इन अ व्यू ऑफ दिस प्रोविजन अ प्रॉमिसरी नोट पेबल टू द बेयरर विल बी इनवैलिड। इसका क्या मतलब है, अगर आप प्रॉमिसरी नोट एज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। और आज के दिन पे तो हम यही कह सकते हैं, यही कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट ही बन सकता है, मतलब ये दो कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। और ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 31 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये एक्स्ट्रा है एज फार एज योर प्रोनोट इज कंसर्न, कि जो आपका प्रोनोट है वो तभी वैलिड और एडमिसिबल होगा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ जब वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होगा, जब आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। अगर वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तब वो आपके कोर्ट ऑफ लॉ में
एडमिसिबल नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट कहता है। और साथ में ये आपका हम बात करेंगे सेक्शन 18 ऑफ एनआई एक्ट। एनआई एक्ट का सेक्शन 18 क्या कहता है कि अगर आपने कुछ अमाउंट लिखा है, वो फिगर्स में भी लिखते हो और आप वर्ड्स में भी लिखते हो। वर्ड्स में आपने 1000 लिखा है लेकिन फिगर्स में आपने 1000 लिखा है लेकिन वर्ड्स में आपने 10,000 लिख दिया, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्क्रिपेंसी है। तो हम क्या मान के चलेंगे? हम द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शेल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर। तो जो आपने वर्ड्स में लिखा है हम उसे कंसिडर करेंगे और जो फिगर्स में लिखा है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट योर सेक्शन 18 ऑफ एनआई एक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर promissory note. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी then like, share and comment करें, and this is my only motivation through you people. Goodbye, have a nice day.